गाइस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डेट मीन्स दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं और इसके जितने भी सेक्शन हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस एक्ट को देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और साथ में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में लास्ट में देखेंगे। और अगर आपने एमपीडीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर कोई भी अदर्स एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने भी एमपीडीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार किया है जो एमपीडीएलओ एग्ज़ाम के नाम से है। तो आप चैनल के ऊपर जाकर वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उनके टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए जो भी एमपीडीएलओ एग्ज़ाम में आएंगे उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम इस एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी विथ मी से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इस एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट का नाम है, अधिनियम का नाम है। तो हमें देखते हैं, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। डेट मीन्स ये जो इसका एक्ट का नाम है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस एक्ट का नाम है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो सेक्शन 1 के अंतर्गत है, ये डिफाइन किया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स जो हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का ये कमेंट्स आता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने के लिए। तो यहाँ पर हिंदी कैंडिडेट्स के लिए भी आया है जो इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है, धारा 1 के अंतर्गत में। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड सेक्शन है दहेज की परिभाषा। डेट मीन्स डाउरी का परिभाषा क्या है वो हमें देखना है सेकेंड सेक्शन में। और इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या फिर मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व लिया गया हो, तो इसे दहेज का परिभाषा कहा गया है। और इसमें एक के अंतर्गत क्लाउज एक के अंतर्गत विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या बी क्लाउज के अंतर्गत विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षता या तो फिर अप्रत्यक्षता दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, तो किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। तो ये दहेज का परिभाषा जो है डाउरी का वो सेकेंड सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर। और डाउरी का जो मीनिंग होता है वो कोई भी प्रॉपर्टी हो या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या फिर किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो भी दिया जा रहा हो, या फिर कोई भी पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली के थ्रू दिया जा रहा है तो उसे हम डाउरी कह सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन का डिफाइन हमें सेक्शन 2 में देखने को मिलता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सेक्शन है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। डेट मीन्स क्या पेनल्टी लगेगा अगर आप ले रहे हैं डाउरी या फिर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस सेक्शन के अंतर्गत, अगर कोई भी जब भी ये एक्ट आ चुका है कमेंसमेंट होने के बाद इस एक्ट का, अगर कोई भी दहेज ले रहा है या फिर दे रहा है तो ऐसे काम करने पर यहाँ पे उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, जो इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है जो लेस देन 5 ईयर्स नहीं होगा, और फाइन भी उन्हें दिया जाएगा जो 15,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। तो ये डाउरी आपके, अगर आप डाउरी अमाउंट लेते हैं तो आपको ये जो है पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी ज़्यादा है। और साथ में यहाँ पर इस कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो स्पेशल रीज़न है वो रिकॉर्ड होगा जजमेंट में, और सेंटेंस जो है वो जजमेंट के द्वारा इम्प्रिजमेंट या फिर लेस देन 5 ईयर्स का जो है वो आपके ऊपर सुनाया जा सकता है। और यहाँ पर क्लास टू सब क्लाउज ए के अंतर्गत यहाँ पर जो भी मैरिज के टाइम या फिर ब्राइड्स के द्वारा यहाँ पर डिमांड किया जा रहा हो या फिर उनके बिहाल में डिमांड किया जा रहा हो मैरिज के टाइम में, तो वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर बी क्लाउज में भी डिफाइन किया हुआ है, अगर किसी भी तरह का समय ब्राइड ग्रूम के द्वारा यहाँ पर समय शादी के समय में यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है या उनके बिहार में डिमांड किया जा रहा है, तो वो सब भी इसी क्लाउज बी के अंतर्गत, सब क्लाउज बी के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर धारा 3 में दहेज देने या लेने की शक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अगर दहेज लेगा या फिर देगा तो उसके लिए दुरुपयोग करेगा तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और जुर्माना 15,000 तक का लिया जा सकता है, जो भी दंडनीय होगा ये मिलेगा। और ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय के लिखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। और यहाँ सब क्लास 2 के अंतर्गत अगर किसी भी ऐसी सब क्लास 2 ए के अंतर्गत में ऐसी भेंटों को जो वधु
को विवाह के समय उस नियमित कोई मांग के बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। डेट मीन्स अगर कोई भी वधु के द्वारा बिना मांग किए हुए भी दिया जा रहा है तो उसे इस संबंध में लागू नहीं किया जाएगा डाउरी प्रोविजन, लेकिन इसे इस सूची के अंतर्गत ही रखा जाएगा। उसी तरीके से क्लाउज 2 सब क्लाउज बी के अंतर्गत में ऐसी भेंट जो वर के विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब तक ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है जब तक उसे परंतु यह कि ऐसी भेंट जो वधु या फिर द्वारा उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु या फिर नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंट रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति वृत्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंट दी गई है अधिक नहीं है। तो जो भी उनकी परिस्थिति के अनुसार वधु को प्रोवाइड किया जाए, उनके जो भी मूल्यांकन करके व्यक्ति के द्वारा कुछ भेंट दी जा सकती है, लेकिन वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमको डिफाइन क्या हुआ मिल जाता है सेक्शन धारा 3 के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पर 4 के विज्ञापन पर पाबंदी। डेट मीन्स अगर कोई व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर पाबंदी यहाँ लगाया गया है। अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों की किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश का प्रस्थापना करेगा। डेट मीन्स अगर कोई भी पुत्र या पुत्री है वो अपने नातेदार या फिर अन्य नातेदार के विवाह के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन का यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें वहाँ पर लिखा हो संपत्ति या धन का, उसमें बात कहा गया हो दहेज के रूप में। तो इस चीज़ का ये विज्ञापन पर पाबंदी लगाया गया है कोई भी व्यक्ति के ऊपर 4A के अंतर्गत सेक्शन में। और साथ में यहाँ पर जो कहा है डेट मीन्स बी क्लाउज के अंतर्गत अगर कोई ऐसे विज्ञापन मुद्रित करेगा या फिर प्रकाशित करता है या फिर परिचालित करेगा तो उसे कारावास से जिसकी अवधि 6 महीना से कम नहीं होगी, किंतु उसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना 15,000 रुपये तक का होगा जो दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय से लेखबद्ध किए जाएंगे वो 6 महीना से किसी अवधि अधिरोपित कर सकेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है सेक्शन 4A के अंतर्गत। सेक्शन 4A के अंतर्गत तो ये बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। डेट मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर न्यूज़पेपर या फिर जर्नल या फिर किसी भी मीडिया के थ्रू अगर प्रॉपर्टी या फिर मनी को लेकर यहाँ पर विवाह की बात कहा गया हो, मैरिज को लेकर, तो फिर उसे उस तरह का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन लगाया गया है। और यहाँ पर 4A क्लॉज बी के अंतर्गत भी अगर इसी तरह का कोई प्रिंट्स या पब्लिश एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा जो 6 मंथ से कम नहीं होगा और इसे बढ़ाकर 5 ईयर्स तक का भी किया जा सकता है और 15,000 फाइन भी लिया जा सकता है। तो ये पनिशमेंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 4A के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में दिया हुआ है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। डेट मीन्स अगर कोई एग्रीमेंट करवा रहा है जो डाउरी लेना या फिर देने के लिए बात कहा गया हो उस एग्रीमेंट में, तो उस तरीके के एग्रीमेंट को यहाँ पर वाइड माना गया है। अगर कोई भी एग्रीमेंट बना रहा है जो दहेज लेने के लिए हो या फिर देने के लिए हो तो वे सब जितने भी एग्रीमेंट है उसे वाइड माना गया है, उसे शून्य माना जाएगा लॉ के अंतर्गत। धारा 6 नेक्स्ट यहाँ पर धारा 6 है। इसमें दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। तो अगर यहाँ क्लाउज 1 के अंतर्गत जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को एक क्लाउज ए के अंतर्गत यहाँ पर यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 महीने के भीतर ही, या बी क्लाउज के अंतर्गत दिया हुआ है, या वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसकी प्राप्ति की तारीख पश्चात 3 महीने के भीतर। और यहाँ क्लाउज सी में दिया हुआ है यदि वह समय उस समय जब स्त्री आवश्यक थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्ति करने के पश्चात के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 6 के अंतर्गत। और यहाँ पर क्लाउज 2 में है यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति या उसके विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 महीना से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की किया जाएगा और जुर्माने जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और उनको 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडनीय होगा। ये दिया हुआ है क्लाउज 2 के अंतर्गत। और यहाँ पर क्लाउज 3 के अंतर्गत जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। परंतु जहां ऐसी स्त्री की
मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वैसे संपत्ति यहाँ क्लाउज ए के अंतर्गत दिया हुआ है, यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी। और बी क्लाउज के अंतर्गत दिया हुआ है, यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। तो ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 3 में, डेट मीन्स क्लाउज 3 के अंतर्गत। तो इसी चीज़ को हमें इंग्लिश में जो देखना है, तो डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर, डेट मीन्स जो भी डाउरी यहाँ पर दिया जा रहा हो वो बेनिफिट हो वाइफ। तो जो भी वारिस के लिए यहाँ पर डाउरी दिया जा रहा है, अगर रिसिप्ट किया गया हो, जो कोई भी पर्सन के द्वारा यहाँ पर रिसिप्ट किया गया हो और उसमें वुमेन कनेक्शन हो उस मैरिज में, तो यहाँ पर वैसे जो भी डाउरी है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वुमेन को। अगर वहाँ पर डाउरी जो क्लाउज ए के अंतर्गत दिया हुआ है कि डाउरी अगर रिसिप्ट किया गया है बिफोर मैरिज और वो विद इन 3 मंथ्स के अंतर्गत रिसीव किया गया हो जो डेट ऑफ मैरिज है उसको लेकर, तो यहाँ पर सेक्शन 6 क्लाउज ए के अंतर्गत यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। तो ऐसे जितने भी डाउरी है जो वुमेन्स के बेनिफिट के लिए, डेट मीन्स वाइफ या फिर उनके वारिस के बेनिफिट के लिए लिया गया हो, उसे वुमेन्स को दे देना है। अगर नहीं देता है तो ऐसे में यहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है उस वैसे आदमी को यहाँ पर, अगर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया प्रॉपर्टी या फिर जो मनी है, तो उसे यहाँ पर क्लाउज 2 सेक्शन 6 क्लाउज 2 के अंतर्गत यहाँ पर पनिशमेंट किया जाएगा। जो इम्प्रिजमेंट हो सकेगा वो लेस देन 6 मंथ नहीं होगा और जिसे एक्सटेंड करके 2 ईयर्स तक का यहाँ पर कारावास किया जा सकता है। और साथ में फाइन भी लिया जाएगा जो 5000 से कम नहीं होना चाहिए और उसे बढ़ाकर 10,000 भी किया जाएगा और दोनों से भी दंडनीय हो सकता है। तो ये दिया हुआ है क्लाउज 2 के अंतर्गत। तो ये सब सेक्शन 6 था। और नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 7 है, धारा 7 अपराधों का संज्ञान। यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के साथ ही इसमें 1 क्लाउज के अंतर्गत यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा। और क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। ये दिया हुआ है सब क्लाउज ए के अंतर्गत। और सब क्लाउज बी के अंतर्गत कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा जो अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाएगा। और क्लाउज इसमें 2 दिया हुआ है, अपराध से व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर भी यहाँ पर संज्ञान लिया जा सकता है। हमारा ये पर यहाँ पर अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर सी क्लाउज में दिया हुआ है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। तो ये दिया हुआ है हमारे क्लाउज सी के अंतर्गत। उसी तरीके से यहाँ पर क्लाउज 2 में दिया हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। और क्लाउज 3 में दिया हुआ है, तत्व समय परवर्ती किसी अवधि के किसी भी बात के होते हुए भी अपराध से व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 7 में जो अपराधों का संज्ञान है। अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में हम बात करें तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होता है, जिसके अंतर्गत में यहाँ पर कोई भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत ये कंटेन है, डाला गया है क्लाउज 1 के अंतर्गत। और सब क्लाउज ए में दिया हुआ है जो भी कोर्ट्स है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये इस तरह का संज्ञान अपराधों का नहीं ले सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर बी क्लाउज में लिखा हुआ है कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस जो नहीं ले सकती है जब तक, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है इन मामलों पे तब तक कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं ले सकती है जब तक यहाँ पर किसी नॉलेज या फिर पुलिस रिपोर्ट के द्वारा फैक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो वैसे अपराध को लेकर। और साथ में अगर कंप्लेन किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा जो ऑफेंस है या फिर उनके पेरेंट्स को लेकर है या फिर रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है, फिर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है ऐसे ऑफेंस को लेकर, तो फिर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा कोर्ट के अंतर्गत। और फिर यहाँ पर लॉफुल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होंगे वो पास करेंगे सेंटेंस जो ऑथोराइज्ड पर्सन के, जो भी दोषी पर्सन होंगे उनके विरुद्ध में, और उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 7 में। और इसके अंतर्गत क्लाउज 2 में जो दिया हुआ है चैप्टर 36 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा उन पे पनिशमेंट जो अपराध को लेकर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है 8, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। डेट में जो भी यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के पश्चात में यहाँ पर जो भी ऑफेंस किए जाएंगे उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के अंतर्गत, अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन के उपरांत यहाँ पर ऑफेंस है, या फिर बी के अंतर्गत अगर कोई मैटर्स जो यहाँ पर रिफर कर रहा हो सेक्शन 42 कोड के अंतर्गत, या फिर जो अरेस्ट किया गया हो पर्सन विदाउट वारंट या फिर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, तो उस ऑफेंस को यहाँ पर बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल माना जाएगा।
और यहाँ पर जो भी ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होगा अगर कोई वैसा ऑफेंस किया जाएगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 8 में। इसी चीज़ को अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो यहाँ पर अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना या तथा जमानतीय और असमनीय प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी जैसे ए के अंतर्गत ऐसे अपराधों का अन्वेषण का प्रयोजन के लिए या फिर निम्नलिखित से किसी भिन्न का प्रयोजन के लिए होगा जो उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय किया गया हो या फिर क्लास 2 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या फिर मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही गिरफ्तार संज्ञेय अपराधों पर किया गया हो तो उसे यहाँ पर जो है नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा क्लास 2 के अंतर्गत जो दिया हुआ है यहाँ पर 8 और क्लास 2 के अंतर्गत। पर सेक्शन 8A के कुछ मामलों के सबूत का भार, जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उस धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 8A के अंतर्गत जो बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जो पर्सन के द्वारा ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उनके ही द्वारा यहाँ पर सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत यहाँ पर उन्हें प्रूफ करना होगा कि उन्होंने किसी भी तरह का यहाँ पर कमिटेड नहीं किया है ऑफेंस और किसी भी तरह का डाउरी का डिमांड नहीं किया है। और 8B के अंतर्गत डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो भी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जैसे कि उन्हें अच्छा लगे और ये उनके पास जुरिडिक्शन होगा, पावर होगा इसे परफॉर्म करने के लिए। और इसके अंतर्गत क्लास 2 में दिया हुआ है जो भी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होंगे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं अपना पावर एंड फंक्शन जैसे कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस एक्ट के अंतर्गत कंपाइल किया है उस फंक्शन को ये परफॉर्म करेगी। सब क्लाउज बी के अंतर्गत जो भी ऐसा सही समझे अगर किसी भी तरह का डाउरी लिया जा रहा है, डिमांडिंग किया जा रहा है तो उनके लिए यहाँ पर इनके पास पावर दिया गया है कि वो एक्शन ले। और सब क्लाउज सी के अंतर्गत कोई भी अगर ऐसा एविडेंस पाया जा रहा है जिससे पर्सन को अगर उन्होंने कमिट किया हो तो उन्हें भी यहाँ पर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा इस ऑफिसर के द्वारा। और डी के अंतर्गत यहाँ पर जो भी एडिशनल फंक्शन है वो असाइन किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कि स्पेसिफाइड किए जाएंगे इस एक्ट और रूल्स के अंतर्गत में। तो वो सारे परफॉर्मेंस और पावर दिया गया है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के द्वारा और इनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 8B के अंतर्गत किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गेजेट के द्वारा पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर जो भी है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर उनका जो पावर है वो बढ़ा भी सकती है या फिर लिमिट और कंडीशन के अंतर्गत उनका पावर्स रख सकती है। और 4 के अंतर्गत क्लाउज 4 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जैसा सही समझे वो एडवाइज पर्पस ऑफ एडवाइजिंग और असिस्ट करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए उनकी अपॉइंटमेंट कर सकती है जो एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट होगा। और वहाँ पर 5 सोशल वेलफेयर वर्कर होंगे जिसमें से यहाँ पर एटलीस्ट 2 वुमेन भी होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हो सकता है सेक्शन 8B क्लाउज 4 के अंतर्गत हमारे क्लाउज 8B पे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है पावर टू मेक रूल्स, डेट मीन्स इनके पास कुछ यहाँ पर जो सेक्शन 9 के अंतर्गत है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रूल्स बनाया जा सकता है इस एक्ट को लेकर। और यहाँ पर सेक्शन 9 क्लाउज 2 में यहाँ पर दिया हुआ है जो भी ऐसा पावर्स है वो भी बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसे मॉडिफिकेशन कर सकती है। और यहाँ पर उस रूल को हाउस में एग्री करवाना होगा जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वहाँ पर एग्री होने के बाद मॉडिफाई कर सकती है। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट सेक्शन है 10 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेक्शन 10 और क्लास 1 के अंतर्गत में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी तरह का इस एक्ट में यहाँ पर चेंजिंग ला सकती है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे। और साथ में यहाँ पर क्लास 2 के अंतर्गत में यहाँ पर जो भी एडिशनल फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के अंतर्गत में वो फंक्शन भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा जो दिया हुआ है सेक्शन 8B सब सेक्शन 2 में। तो इस तरीके के पास यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। और इसके अंतर्गत सेक्शन 10 और क्लाउज 3 के अंतर्गत में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत में उन्हें रखना होगा और वहाँ से पास होने के बाद उसे मॉडिफाई कर दिया जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने के लिए पावर दिया गया है सेक्शन 10 के अंतर्गत। तो मैंने जितने भी यहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया है ये आपको पढ़ना था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत। और ये जो मैंने आपको बताया है इसको आपने अगर वीडियो कंप्लीट देखा है तो अच्छा है। और यहाँ से जो MCQ क्वेश्चन आएंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जो इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो चलिए देखते हैं MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दहेज मांग सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। इट मीन्स दहेज मांगना ही एक तरीके का पनिशमेंट और
इसे प्रिवेंट करता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 3 और 4 के उल्लंघन में सबूत का भार किस पर है। तो अगर यहाँ पर किसी तरह का उल्लंघन किया जा रहा है तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो मना करता है उसने दहेज नहीं लिया है उस पर भार रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो कितनी सजा हो सकेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो अधिकतम जो है कम से कम यहाँ पर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कम से कम 5 वर्ष की सजा होगी और उससे ऊपर ही सजा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेना या देने के लिए किस धारा के शास्ति बताई गई है। तो यहाँ पर जो दहेज लेना या फिर देने के लिए जो बात कही गई है वो धारा 4 में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दहेज मांग सकता है। तो इसका मैंने पहले ही बता दिया है, कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज शब्द को परिभाषित किया धारा में किया गया है, यानी कौन सा धारा में किया गया है दहेज शब्द को परिभाषित। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 3। डेट मीन्स धारा 3 के अंतर्गत दहेज का परिभाषा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब से लागू किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, 1/7/1961 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज लेने या देने का करार किया गया है, तो ऐसा करार जो होगा वो शून्य होगा, डेट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान किस पर लिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सूचना पर, पुलिस रिपोर्ट, परिवाद या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत विज्ञापन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, धारा 4A, डेट मीन्स 4 के में यहाँ पर 4A के अंतर्गत में यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो विज्ञापन पर पाबंदी होगा। तो अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो मेरे सब सारे चीज़ आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेना या देने के लिए किस धारा में शास्ति बताई गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर दहेज शब्द को परिभाषित किया धारा में किया गया है, यानी कौन सा धारा में किया गया है दहेज शब्द को परिभाषित। तो यहाँ पर हमें सेक्शन 2 डेट मीन्स धारा 2 के अंतर्गत ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो यहाँ पर यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह के 3 माह के भीतर ही इसे लौटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कौन सा क्रमांक का अधिनियम है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने में तो उनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहाँ पर लागू है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूरे भारत में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो कितना जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपये से दहेज का मूल्य तक। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धारा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, धारा, डेट मीन्स ऑप्शन ए होगा, धारा, यहाँ टोटल जो धारा है उसमें 10 है। नेक्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 3-4 के उल्लंघन में सबूत का भार किस पर है। तो व्यक्ति जो मना करता है उसने दहेज नहीं लिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अधिनियम में दहेज मांगने पर कितनी शास्ति है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, डेट मीन्स कम से कम 6 माह से 2 वर्ष की सजा और जुर्माना 10,000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज कैसे दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों में से कोई भी, यानी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही संज्ञान लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ MCQ क्वेश्चन करवा दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर है। तो
तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि कौन से जो है इस एक्ट के अंतर्गत प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पर पहला क्वेश्चन है द ऑफेंसेस अंडर डावरी प्रोविजन एक्ट आर। तो यहाँ पर जो भी ऑफेंस किया जाता है डावरी को लेकर इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नन का पाउंडेबल। डेट मीन्स असमनीय नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 डावरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये जो डिफाइन किया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होगा वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इट मीन्स गिवन और एग्रीड टू बी गिवन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विथ मैरिज। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन बी टेकन। तो यहाँ पर इसके द्वारा कॉग्निजेंस ऑफेंस लिया जा सकता है तो बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चन मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो सभी आपको पता होगा कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो जो भी मैंने धारा 10 बताया है टोटल और डिस्कस किया है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 5 मार्क्स आपका जो कन्फर्म एग्जाम में आएगा ही, जो डीएलओ एग्जाम के लिए 5 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो सही है, नहीं तो फिर इसे आप कंप्लीट जरूर देख लें। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 वेयर अ वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज डेड ड्यू टू नेचुरल काउज हर प्रॉपर्टी सेल बी ट्रांसफर टू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो किसे सेंड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर चिल्ड्रन को सेंड किया जाएगा। तो इफ़ सी है चिल्ड्रन टू हर पेरेंट्स, डेट मीन्स यहाँ पर इफ़ सी है चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ अ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड in that behalf provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this act. These presents are termed as dowry under the dowry provision act। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नो। डेट मीन्स यहाँ पर ऐसी भेंट को जो वधु को विवाह के समय या उस नियमित कोई मांग के बिना दी जाती है या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यदि ऐसे भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाए तो ये भेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज के परिधि में आवेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जिसमें नहीं ये आंसर होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपने वीडियो को कंप्लीट देखा हो, अगर नहीं देखा है तो जाइए फिर से इस वीडियो को कंप्लीट देखें और साथ में प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है हर एक टॉपिक के ऊपर वो भी आप जाकर देख सकते हैं, जो चैनल के ऊपर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो साथ में यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले अगर जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपने अभी तक स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि जो भी वीडियो मैं लाता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी लॉ कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के लिए मैं लाता हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।